Dear students, I am Dr. Ashutosh Tiwari from Rajki Engineering College, Banda, and today we are going to study relativistic mechanics, which is the first module of engineering physics and with the subject code KAS 101T for Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, लखनऊ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स रिलेटिविटी के बारे में अगर हमें बात करनी है तो एक बात ये समझनी होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी हम कभी कोई चीज़ की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट छोटा है या ये फला चीज़ बड़ी है, या हमने कहा कि इस पर्टिकुलर चीज़ का मास ज़्यादा है या इस इवेंट को होने में लगा हुआ जो टाइम है वो कम है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं ज़्यादा कम, ये सब रिलेटिव होते हैं। अगर हम ये डिफ़ाइन नहीं कर रहे कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो इन शब्दों का कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे मास की हमने बात की कि भाई 5 किलोग्राम का मास है और हमने बोला कि ये 5 किलोग्राम का मास जो है बहुत ज़्यादा है, तो किस रेफरेंस में ज़्यादा है? अगर हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स की बात करेंगे जिनका वज़न हम लोग जो है वो तोला में, रत्ती में नापते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि किसी जगह जहाँ टन्स ऑफ लोड्स होता है उसके कंपैरेटिवली 5 किलोग्राम बहुत कम है। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम कभी किसी चीज़ की, किसी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी की, तो उसका जब तक कोई रेफरेंस नहीं होगा तब तक ये क्लियरली आइडिया लगा पाना बहुत कठिन होता है कि जो क्वांटिटी के बारे में बात बताई जा रही है वो सही है कि नहीं सही है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अक्सर हम सभी जब ट्रेन में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमारी ट्रेन रुकी हुई है और बगल में भी एक ट्रेन खड़ी हुई है। या होता क्या है कि ट्रेन बगल वाली चलने लगती है, लेकिन अगर हम बगल वाली ट्रेन को देखते हैं तो कभी कभी हमको ये भ्रम हो जाता है कि कहीं हमारी ट्रेन तो नहीं आगे की तरफ बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम अपनी ट्रेन में बैठे हुए बगल वाली ट्रेन को ठीक से लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किधर मूव कर रही है, तब तक एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है, कि इल्यूजन स्थिति बनी रहती है और हम कभी सही से जस्टिफाई नहीं कर पाते या नहीं पता लगा पाते कि हमारी एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। एक और दूसरी स्थिति सामने आती है। अक्सर करके ये देखा गया है कि कभी कभी स्टूडेंट्स जो खुशी से बाइक राइड करते हैं, बाइक राइड करते हुए जा रहे हैं, तो एक जा रहा है बच्चा और उसके बगल में एक दूसरा स्टूडेंट भी जा रहा है बगल में। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और काफ़ी देर तक अगर वो चलते रहें तो भी आपस में अक्सर देखा गया कि वो एक दूसरे से बात करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली रेस्ट पे हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन देख रहे हैं वहाँ पर ऑब्जर्वर का जो फ्रेम होता है, वो यहाँ पे एक मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ फ्रेम, जिसको भी हम लोग आगे क्लियर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन देख रहा है और किसको देख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ऑब्जर्वर की पोजीशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बगैर जाने हुए सही से किसी भी चीज़ का एस्टिमेट करना बहुत कठिन होता है। अब एक इन सभी स्थितियों के बारे में सोच रहे हैं आप, एक तीसरी स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं ताकि हमें थोड़ा और अंदाज़ा हो जाए रिलेटिविटी का। जैसे कि अभी सब आप लोग जो 10+2 अभी क्लियर करके आए हो, यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो 12th में हम लोगों को बहुत सारी अच्छे 11th में भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं जिसमें हमें रिलेटिव मोशन स्टडी कराया गया। आप एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व करिए कि जैसे हम लोग अक्सर करके बोलते हैं कि वो फला स्टार से लाइट आ रही है, और कभी कभी हम लोग छोटे बच्चों को भी दिखाते हैं, देखो बेटा वो तारा चमक रहा है। अब यहाँ पर एक स्थिति का जरा हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करें, एनालिसिस करें कि जो स्टार्स हैं नॉर्मली, उनके लिए हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब स्टार अपनी एनर्जी देता है, इल्यूमिनेट करता है लाइट को, तो उसका जो मास है वो कम होता चला जाता है। और कभी कभी ऐसी भी स्थितियाँ सामने आ जाती हैं कि मास इतना कम हो जाता है कि मतलब वो एकदम ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाता है।
और ये भी आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं हमारी इस गैलेक्सीज़ में जो यहाँ से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं। करोड़ों लाइट ईयर्स का मतलब क्या होगा? ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि 1 करोड़ साल पहले वहाँ से लाइट चली हो और वो लाइट आज अर्थ तक पहुँच रही हो। तो वो जो इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करके लाइट आ रही है, और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि उतने ड्यूरेशन में अगर वो स्टार कंप्लीटली ख़त्म हो चुका हो, तो हम जिसको बता रहे हैं आज कि देखो वो स्टार से लाइट आ रही है, ये भी तो एक इल्यूजन की स्थिति है, क्योंकि एग्जैक्टली तो वहाँ स्टार एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन हम उसकी लाइट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो स्पेस में फिनोमेनन हो रहे हैं और जो कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में सही से समझने के लिए हमें रिलेटिविटी को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आएगी आगे कि अभी क्या होता है कि हम लोगों की रोज़मर्रा की जो लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, इसमें ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती। ऑलमोस्ट होती तो हैं लेकिन विजिबल नहीं होती। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑब्जर्वर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, वहाँ पर ये सारे फिनोमेनन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और वहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी जो हम जिसकी हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं अभी। तो ये सारे जो इतने भी प्रश्न हमारे दिमाग में उठ रहे हैं, इनका हम लोग एक एक करके समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे इस मॉड्यूल 1 में, जिसको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहा जाता है। सबसे पहले जो भी हमने जितने भी एग्जाम्पल दिए उसमें एक बात आप देख रहे होंगे कि जो ऑब्जर्वर है, कभी मैंने बोला कि हमारा ऑब्जर्वर ट्रेन में बैठा है, कभी मैंने बोला ऑब्जर्वर बाइक में बैठा है। तो जो ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये भी समझना होगा कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वो ऑब्जेक्ट को किसी अलग तरीके से देखता है, और अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो किसी अलग तरीके से देखता है। और ये सब भी आपको पता होगा कि हम सभी लोग कहाँ पर हैं, हम तो अर्थ के सरफेस पर हैं और ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से उसके सरफेस पर हैं। तो जब हम अर्थ पर हैं और उस समय जब हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो भी मूव कर रही है, स्पिन मोशन भी कर रही है और ऑर्बिटल मोशन भी कर रही है अराउंड द सन। स्पिन मोशन कर रही है अपनी एक्सिस में, ऑर्बिटल मोशन कर रही है अराउंड द सन। तो वो जो मोशन हो रहा है, इसका मतलब हम सभी क्या है, हम तो सभी अर्थ के साथ कंटिन्यूअसली मोशन में ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हम यूनिवर्स में या स्पेस में देखते हैं और वो यदि हमको रेस्ट पे नज़र आ रही हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो एग्जैक्टली रेस्ट पे ना हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे साथ साथ हमारे अर्थ के साथ सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हो, इसलिए हमको रेस्ट पे दिखाई पड़ रही हो। और कुछ चीज़ें जिनको हम देख रहे हैं कि वो मोशन में, हो सकता है कि वो रेस्ट पर हों, लेकिन हम चूंकि अर्थ पर बैठे हैं, अर्थ पर हैं और अर्थ मूव कर रही है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, इसलिए हमको उसका मोशन दिखाई पड़ रहा है। तो सही से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है कि स्टेट ऑफ मोशन में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी स्पेस के कैलकुलेशंस होते हैं, आप समझ लीजिए कि अगर एक गलत कैलकुलेशन हो जाए तो जो स्पेस शिप कुछ हम लोग यहाँ से लॉन्च करेंगे और जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो सही जगह पर लैंड नहीं कर पाएगा जहाँ के लिए उसको छोड़ा जाएगा। इसलिए रिलेटिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्पेस में जो हम लोग जितनी भी रिसर्च हो रही है और जो भी डिस्कवरीज हो रही हैं उसके लिए सही सही कैलकुलेशन किए जा सकें। तो सबसे पहले हमें समझना होगा फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अभी जैसे रिलेटिविटी के बारे में हमने अभी जितनी भी आपको चर्चा करी, तो यहाँ पर हम जितने भी एग्जांपल आपको दे रहे थे उन सभी में हमने ये बताया था कि रिलेटिविटी क्या है। इट इज़ यहाँ पर जो डेफिनेशन आ रही है कि डिपेंडेंस ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमेनन ऑन रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, स्पेशली रिगार्डिंग नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। अब यहाँ पर स्पेस एंड टाइम, तो ये जो आपको अभी क्लियरली हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिए वो सभी कहीं ना कहीं इस रिलेटिविटी की इस डेफिनेशन के हिसाब से हैं, और ये बता रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसी को समझना रिलेटिविटी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रिलेटिविटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमको क्लियरली ये पता होगा कि जो ऑब्जर्वर है वो किस जगह पर है, तभी वो सही से डिफाइन कर पाएगा कि ऑब्जेक्ट उसको किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, ये क्या चीज़ होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू विच वी मेजर द पोजीशन ऑफ एन
ऑब्जेक्ट वी मेजर द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनर्शियल और अनएक्सेलरेटेड। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा ये अनएक्सेलरेटेड, जिसमें कोई भी किसी प्रकार का एक्सेलरेशन ना हो। और दूसरा फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्सेलरेटेड मतलब जिसमें कोई एक एक्सेलरेशन हो। तो ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, अनएक्सेलरेटेड होते हैं, इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। और एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जितने भी कांस्टेंट वेलोसिटी के से मूव करने वाले फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होंगे वो सारे के सारे जो है वो इनर्शियल या अनएक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होंगे, और जिनमें एक्सेलरेशन होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। ये इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, द फ्रेम ऑफ विच आर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इन दीज फ्रेम्स न्यूटोनियन लॉज आर वैलिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जितने भी फ्रेम्स होते हैं यहाँ पर न्यूटन के नियमों का पालन होता है। न्यूटन के नियमों का पालन होने का मतलब है कि जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं F=ma वो एग्जैक्टली वैलिड होती है कि अगर बॉडी में मास है और हम कोई फोर्स लगा रहे हैं तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन उसमें आ जाएगा। जो अर्थ है ये सर्व करती है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरीके, और जितने भी व्हीकल हैं जैसे ट्रेन है, कार है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस आर ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, द फ्रेम्स विच मूव विद सर्टेन एक्सेलरेशन आर सेड टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दीज फ्रेम्स न्यूटोनियन लॉज डू नॉट होल्ड। तो यहाँ पर ये समझते हैं इसको हम लोग कि जितने भी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं इसमें न्यूटोनियन लॉज डू नॉट होल्ड गुड, मतलब न्यूटन के नियमों का पालन नहीं हो पाता सही से। तो ये जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूटन के नियम का पालन नहीं हो पाता। इसके लिए हम लोगों ने 10+2 लेवल पे ये पढ़ा था कि इस तरह की जो कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करते थे कि सपोज़ एक कोई यहाँ पर प्लैंक रखा हुआ है और ये ऑब्ज़र्व करते थे कि एक बॉडी यहाँ हमने रखी है और इसके ऊपर एक मान लीजिए स्मॉल बॉडी रखी हुई है। तो अगर हम इस पर कोई एक फोर्स लगा देते हैं या सपोज़ इसको a0 एक्सेलरेशन से मूव करा देते हैं, तो ये हम लोगों ने 10+2 लेवल पढ़ा था कि जो ऊपर रखी हुई बॉडी है उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक सीडो फोर्स एक्ट करने लगता है। सीडो का मतलब क्या होता है, काल्पनिक या छद्म फोर्स। सीडो फोर्स एक्ट करने लगता है जिसकी वजह से वो जो ऊपर वाली बॉडी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब नीचे वाली बॉडी एक तरीके से एक एक्सेलरेटेड फ्रेम का काम करेगी जिसमें कुछ एक्सेलरेशन है, तो जो जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक है उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन लगने लगता है और वो ऐसा प्रतीत होता है कि हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं फिर भी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये बात हो गई यहाँ पर, जो ये बात कही जा रही है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटोनियन लॉज डू नॉट होल्ड गुड। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो अभी जितना भी हम लोग रिलेटिविटी पढ़ेंगे उसमें हम इस तरीके के दो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। एक फ्रेम है हमारा S और दूसरा फ्रेम है S'। इसका ओरिजिन O है, इसका O' है, और ये एक्सिस ऑफ X है, ये Y है, Z है फ्रेम S' के लिए, और ये एक्सिस ऑफ X है, Y है और Z है फ्रेम S के लिए। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन में वेक्टर V दिखाया गया है, यानी कि जो फ्रेम S' है वो फ्रेम S के रिस्पेक्ट में V वेलोसिटी से इस तरफ बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो S is at rest and S' is moving with velocity vector V and the axes are parallel. S and S' are said to be inertial coordinates, right? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनको गैलीलियो गैलीलियाई ने 1632 में ऑब्जर्व किया था। अब मान लीजिए कि हम किसी एक पॉइंट P के बारे में बात कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम S में है। तो यहाँ पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए है X, Y, Z और T, और अगर हम सिस्टम S' में देख रहे हैं तो सिस्टम S' में यदि हम देख रहे हैं तो हमको उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के पॉइंट जो है वो X', Y', Z' और T' नज़र आ रहे हैं। यानी अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ये इस तरीके का कुछ फ्रेम देखा था। यहाँ पर ये जो फ्रेम S है और दूसरा वाला ये वाला जो फ्रेम है वो S' है। तो S' फ्रेम जो है वो V वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए पॉइंट P है कोई,
और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट केवल मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, वो x है, और अगर हम फ्रेम S डैश के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है कितनी, x डैश। तो अगर ये एज्यूम करें कि इसका जो ओरिजिन था O और इसका ओरिजिन O डैश था, ये दोनों एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दोनों के ओरिजिन एक ही पॉइंट पर थे और v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है। तो हमने t टाइम के बाद अगर देखा एट टाइम t, तो हमको ये दिखाई पड़ा कि पॉइंट P यहाँ पर है। तो ये डिस्टेंस अगर x डैश है और ये x है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी v इंटू टी। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखें कि x डिस्टेंस किसके बराबर है, x डैश प्लस vt, या ये कह सकते हैं कि x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से हम लोगों को मिल रहा है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं हमारे पास, इसमें क्या कंडीशंस हैं, ये जो अभी हमने रिलेशन देखा x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt, ये गैलीलियो गैलीलियाई ने दिया था और इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहा जाता है, क्योंकि ये एक फ्रेम से जब हम दूसरे फ्रेम में एक तरीके से पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, या हम ये समझें कि हमारा एस डैश फ्रेम जो है, तो एस डैश फ्रेम में अगर कोई पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो कोऑर्डिनेट्स उसके क्या नजर आ रहे हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश। और फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में उसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं हमको एक्स, वाई, जेड और टी। तो जो डायरेक्शन हमने एज्यूम की कि जो फ्रेम एस डैश है हमारा, वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो कुछ इस तरीके के रिलेशंस बनेंगे। एक्स डैश होगा किसके बराबर, एक्स माइनस वी टी। लेकिन देर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ध्यान देने वाली कि वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, और साथ ही साथ टाइम के पैरामीटर में भी कोई परिवर्तन हमको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की खास बात है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द टाइम टी फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स इन द फंडामेंटल इनवेरिएंट दैट इज सेम फॉर ऑल द इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो जितने भी ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम्स में होंगे, यहाँ तो दो ही फ्रेम का एग्जांपल लिया है, तो ऐसे जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स होंगे उसमें जितने भी ऑब्जर्वर्स होंगे वो सभी ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है वो केवल कहाँ पर आ रहा है, केवल एक्स डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, यानी उस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है जिस डायरेक्शन में फ्रेम एस डैश का मोशन हो रहा है। और बाकी जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वाई, जेड, उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए वहाँ पे हमने ये देखा था कि हमें एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश की वैल्यू हम निकाल रहे थे, किसके टर्म्स में निकाल रहे थे, एक्स, वाई, जेड और टी के टर्म्स में निकाल रहे थे। इसका मतलब है कि अगर हमको एक्स पता है, वाई पता है, जेड पता है और टी पता है, यानी क्या चीज़ हमको पता है, हमको ये पता है कि फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये हम पता लगा सकते हैं। और अगर इसका उल्टा मान लीजिए हमको फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में, फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में तो कोऑर्डिनेट पता है, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश पता है, लेकिन फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में पता लगाना है, यानी एक्स, वाई, जेड और टी पता लगाना है, तो इनको हम लोग इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको ये दो स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। पहला स्टेप तो ये होगा कि जहाँ वेलोसिटी वेक्टर वी लिखा होगा उसकी जगह हमें माइनस वी लिखना होगा, और जो प्राइम्ड है, ये जो डैश होता है इसको प्राइम कहते हैं, जो प्राइम है उसको क्या करना होगा, अनप्राइम करना होगा। तो प्राइम को अनप्राइम कर दीजिए और अनप्राइम को प्राइम कर दीजिए, और साथ ही साथ वेक्टर v को किससे रिप्लेस कर दीजिए, माइनस वेक्टर v से रिप्लेस कर दीजिए। तो अपने आप आपको अब जो ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगे उनको हम इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। तो इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है, पहला जैसे ये है x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई वाई डैश के बराबर होगा, जेड जेड डैश के बराबर होगा और टी किसके बराबर होगा, टी डैश के बराबर होगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए वाई में, जेड में और टी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो भी चेंज आ रहा है वो केवल एक्स कोऑर्डिनेट में आ रहा है, यानी उस कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग आ रहा है जिस डायरेक्शन में फ्रेम एस डैश मूव कर रहा है विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी वी। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भाई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो हम लोगों ने कैलकुलेट किए, वो हम लोगों ने ये निकाले थे क्या, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश वाई के बराबर है, जेड डैश जेड के बराबर और टी डैश टी के बराबर है। तो लेट अस सपोज कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बाद में इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको दिखाए थे, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वाई इज इक्वल टू वाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश एंड टी इज इक्वल टू टी डैश। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है।
अगर हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस निकालने का मतलब है कि यदि पार्टिकल को ऑब्जर्व करें आप, अब वही पार्टिकल P जिसका हम बात कर रहे थे पिछले स्लाइड में, तो वो पार्टिकल P यदि किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा हो तो उसकी वेलोसिटी फ्रेम S के ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगी और उसी की वेलोसिटी फ्रेम S डैश के ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगी, और उन वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन होगा। दिस इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए करना क्या होगा, हमको जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट जब हम कर देंगे तो x डैश क्या बन जाएगा, dx डैश बन जाएगा, x क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए v को डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारे जो इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं उसमें वेलोसिटी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। dy डैश dy के बराबर है, dz डैश dz के बराबर और dt डैश dt के बराबर है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है इसीलिए हम ये भी कर सकते हैं कि dx डैश अपॉन dt डैश इज इक्वल टू dx बाई dt डैश, और इस तरीके से सॉल्व करें क्योंकि dt खुद किसके बराबर है, dt डैश के बराबर है। तो अगला रिलेशन क्या बनेगा कि dx डैश बाई dt डैश विल बी इक्वल टू dx बाई dt माइनस v dt बाई dt, dt कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रिलेशन बन जाएगा vx डैश इज इक्वल टू vx माइनस v, और इसी तरीके से आगे रिलेशन आएगा vy डैश, ये रिलेशन आ गया कि vy डैश किसके बराबर, vy के बराबर, vz डैश किसके बराबर, vz के बराबर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिलेशन कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस में ध्यान देने योग्य ये बात है कि जिस पार्टिकल को हम अभी देख रहे थे, पार्टिकल P को, वो पार्टिकल P मान लीजिए किसी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी फ्रेम S डैश पर जो ऑब्जर्वर है वो क्या देखता है, उसकी वेलोसिटी महसूस करता है vx डैश, और फ्रेम S पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है, उसको वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है vx, और v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम S डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी में केवल x डायरेक्शन में ही परिवर्तन आ रहा है, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अभी हम लोगों ने जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस देखी थी, अब हम लोग बात करते किस पे, एक्सेलरेशन के ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होंगे गैलीलियो के। तो गैलीलियन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे हमें वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था कि vx डैश इज इक्वल टू क्या आया था, vx माइनस v, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो vx डैश क्या बन जाएगा, dvx डैश बाई dt डैश और dvx बाई dt, और यहाँ पे जीरो क्यों आ रहा है, जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट थी। फ्रेम S डैश की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और कांस्टेंट क्यों थी, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था इस बात को कि फ्रेम S और फ्रेम S डैश दोनों कैसे फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट थी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण ये डेरिवेटिव उसका जीरो हो गया है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, जो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि dvx डैश बाई dt डैश इज इक्वल टू dvx बाई dt है, यानी ये भी हम कह सकते हैं इसी को, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर ax डैश इज इक्वल टू ax, यानी पार्टिकल P जो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन था उसका एक्सेलरेशन जो फ्रेम S डैश के ऑब्जर्वर को नजर आएगा वही फ्रेम S के ऑब्जर्वर को नजर आएगा, यानी एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करने लायक है कि वेलोसिटी अलग अलग नजर आ रही थी दोनों फ्रेम के ऑब्जर्वर को, S डैश और S वाले को, और जो पोजीशन थी वो भी दोनों को अलग अलग नजर आ रही थी, लेकिन एक्सेलरेशन जो पॉइंट पार्टिकल P का है वो दोनों ही फ्रेम S डैश और फ्रेम S के ऑब्जर्वर को सेम नजर आ रहा है। साथ ही साथ ay डैश इज इक्वल टू ay है, यानी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम है, तो y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी भी सेम थी और y डायरेक्शन में पोजीशन कोऑर्डिनेट भी सेम था। तो ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने लायक है कि जिस डायरेक्शन में केवल मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में पोजीशन और वेलोसिटी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको डिफरेंट नज़र आ रहे थे, एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए जेड डैश ए डैश के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ स्टार लगा के बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है आपको। हेयर वी सी दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स सेम इन बोथ द इनर्शियल फ्रेम्स। तो दोनों ही इनर्शियल फ्रेम्स में एक्सेलरेशन सेम है। अब चूंकि अभी हमने मास के वेरिएशन को स्टडी किया नहीं है, गैलीलियो के हिसाब से, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से बॉडी के मास में रिलेटिव मोशन की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर एक्सेलरेशन सेम है और मास सेम है तो इसका मतलब ये है कि फ्रेम एस डैश के ऑब्जर्वर को और फ्रेम एस के ऑब्जर्वर को उस पॉइंट पार्टिकल पी का के ऊपर एक्ट करने वाला जो फोर्स है वो एग्जैक्टली सेम नजर आएगा। चलिए अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग इसी पे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पे,
कि द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन फ्रेम एस डैश मूविंग रिलेटिव टू एस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 centimeters per second along x axis is given by 11, 9, 8 calculates its position with respect to the frame S if the two frames were in coincidence only 0.5 seconds before। यानी 0.5 seconds के पहले 0.5 seconds के पहले दोनों फ्रेम कंसिडेंस पे थे, मतलब कि जो ओरिजिन था दोनों का O और O डैश वो एक ही पॉइंट पर था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में कि x इज इक्वल टू क्या होता है x डैश प्लस वी टी डैश। तो यहाँ पर x कितना है, x कैलकुलेट करना है हमको, x डैश कितना है 11 प्लस v कितना है, वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी दी गई है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो हमने 10 यहाँ रख दिया, इनटू टाइम कितना दिया गया है प्रॉब्लम में, टाइम दिया गया 0.5 सेकेंड, तो t 0.5 रख दिया। तो 11 प्लस 10 इंटू 0.5 इसको सॉल्व किया तो ये 16 आ जाता है। और y डैश के बराबर रहता है जो कि 9 ही रहेगा, यहाँ प्रॉब्लम में भी 9 है, यहाँ भी 9 रहेगा, और z डैश के बराबर रहता है 8 रहेगा। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो अब इस फ्रेम S के रिस्पेक्ट में कितने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, उसके 16, 9, 8। इस तरीके के न्यूमेरिकल जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पे आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़े। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला ड्रॉबैक है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। अब ये आपके लिए फिर एक नई चीज़ हो गई कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको अभी हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे कि माइकलसन और मोरले ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके कुछ रिजल्ट्स आए थे और वो रिजल्ट्स ऐसे क्यों आ रहे हैं इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इट वायलेट्स द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दी थी उसके पोस्टुलेट्स का भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वायलेशन कर रहा है। ये भी हम लोग अभी अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वायलेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हो रहा है। अब यहाँ पर जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें दो पोस्टुलेट हैं, तो पहली और दूसरी पोस्टुलेट का किस तरीके से वायलेशन हो रहा है ये देख लीजिए। इट वायलेट्स द फर्स्ट पोस्टुलेट, इसको अभी हम लोग आगे की स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, कि फर्स्ट पोस्टुलेट एट द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हैव डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स विच शुड बी सेम इन बोथ द फ्रेम्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को सही माने तो जितने भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज हैं वो सब सेम रहने चाहिए दोनों में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इसको कंट्राडिक्ट करता है। दूसरी बात, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से वेलोसिटी आपने देखा था फ्रेम एस और फ्रेम एस डैश में डिफरेंट है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम में एक जैसी रहनी चाहिए, ऐसा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट में बताया गया। उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे नहीं दिया जा सकता। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आप लोग इसको ध्यान से एक बार फिर से पूरे लेक्चर को स्टडी करें और अपनी जो हमारी रेफरेंस बुक्स हैं उनको देखें, और इसमें अगर कोई क्वेरीज़ हों तो आप इसी में सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं बाद में। थैंक यू।